नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों में चल रहे सियासी घमासान की। आज मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दौरे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे निकालेंगे बीजेपी की जीत की राह। बीजेपी के न्योते को आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्यों ठुकरा दिया। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए क्या बीजेपी का मेगा प्लान है, और यूपी चुनावों का हर दांव पेच समझने के लिए आज होगा टीवी 9 भारतवर्ष का सत्ता सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यूपी का चुनावी युद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी में मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। शाह सुबह करीब 11 बजे वृंदावन पहुंचेंगे। गृह मंत्री इस दौरे की शुरुआत बांके बिहारी मंदिर के दर्शन से करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री श्री जी बाबा सरस्वती स्कूल में मतदाताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में ही शाह ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने बीजेपी और जाटों के रिश्ते को 650 साल पुराना बताया। कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जाट नेता जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। इस पर जयंत चौधरी ने निशाना साधते हुए किसान आंदोलन में मारे गए परिवारों को न्योता देने की बात कह दी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज से मोर्चा संभालेंगे। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर जिले की 3 विधानसभाओं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वेस्ट यूपी के दूसरे जिलों में भी विपक्षी गठबंधन के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्री बागपत में अग्रवाल मंडी टटीरी के डीएवी कॉलेज में सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के घर चाय भी पिएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में कासगंज से लेकर कानपुर तक मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें जीत का मंत्र देंगे। कल बदायूं और कासगंज का दौरा करेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात जाएंगे। 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में रहेंगे। वहीं 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी अब तक अपने 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी यूपी में प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें खास तौर पर पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण में 9 जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों में वोटिंग होनी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज, मैनपुरी और फिरोजाबाद जिलों को घेरने के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारी की है। पार्टी के बड़े नेता इन जिलों में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इन नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली की सियासत की डोर, देश के सबसे बड़े सूबे में मचा चुनावी शोर। क्या बीजेपी करेगी वापसी या समाजवादियों का रहेगा जोर? बीएसपी की चलेगी माया या कांग्रेस का होगा भोर? यूपी का चुनाव सियासत का सबसे बड़ा दांव। माया, प्रियंका, योगी या अखिलेश, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? देखिए आज सुबह 10 बजे से दिन भर टीवी 9 भारतवर्ष पर सत्ता सम्मेलन सीधे लखनऊ से। राहुल गांधी आज पंजाब में चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। कांग्रेस का क्या है पंजाब फतेह प्लान? नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अकाली दल ने खेला कौन सा बड़ा दांव? उत्तराखंड की कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम आने के बाद क्यों बदली हरीश रावत की सीट? और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से भरेंगे नामांकन। 5 राज्यों में होने वाले चुनावी संग्राम से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। राहुल गांधी आज पंजाब वर्चुअल चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल सुबह करीब 9 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।
यहाँ से वो सड़क के रास्ते स्वर्ण मंदिर जाएंगे। यहाँ वो पंजाब कांग्रेस से 117 उम्मीदवारों के साथ मत्था टेकेंगे और लंगर में भी शामिल होंगे। इसके बाद भगवान वाल्मीकि के मंदिर में दर्शन करेंगे। राहुल सड़क के ही रास्ते अमृतसर से जालंधर भी जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अहंकारी बताया है। बादल ने सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट सीट से अकाली दल के पूर्व मंत्री और ड्रग्स केस में घिरे विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। मजीठिया आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पूछा कि मजीठिया जेल से चुनाव लड़ेंगे या बाहर से। पंजाब में 94 साल के शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें उनकी परंपरागत सीट लंबी हलके से प्रत्याशी बनाया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल ने रिटायर होने से मना कर दिया है। हाँ जी, जिथे बादल साहब जिथे बुलाए जाएंगे वो भी प्रचार करेंगे। यूपी में आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह जारी करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल से पंजाब के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। 28 से 30 जनवरी के बीच केजरीवाल पंजाब की कई विधानसभाओं में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसमें जालंधर और अमृतसर का दौरा भी शामिल है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कल 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी ने वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सीट बदल दी है। हरीश रावत अब रामनगर के बजाय लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर सीट से कांग्रेस ने महेंद्र पाल सिंह को टिकट दे दिया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट के अपने नियम को तोड़ते हुए हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पिछली दोनों लिस्ट को जोड़ दे तो कांग्रेस अब तक सूबे में 255 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 103 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें बिजनौर सदर सीट से सीएए के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोली के शिकार हुए सुलेमान की मां अकबरी बेगम को भी उम्मीदवार बनाया गया है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यहाँ 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 27 फरवरी को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 मार्च को होगी। प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों की ओर से हिंसक प्रदर्शन किए जाने की आशंका जताई है, जिसके बाद मणिपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मणिपुर में नगा महिला संघ ने चुनाव आयोग से 27 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। नगा महिला संघ ने कहा कि 27 फरवरी को रविवार है और रविवार ईसाइयों की प्रार्थना का मुख्य दिन होता है, इसलिए वो रविवार को वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले यहाँ प्रदेश कांग्रेस ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन समेत कई संगठन चुनाव तारीख बदलने की मांग कर चुके हैं। यूपी के जालौन में पिछले 10 सालों से जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। जालौन के माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नंदी गांव के लोगों ने बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार मूलचंद निरंजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज गांव वालों ने हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर नारेबाजी की। यूक्रेन संकट के बीच पहली बार भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। रेलवे की भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को रेल मंत्री ने समाधान निकालने का आश्वासन दिया है और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में कुलदीप यादव की वापसी हुई है। आर अश्विन बाहर हुए और ऋतुराज गायकवाड़ को वनडे टीम में पहली बार मौका मिला है। राज्य से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में हो रहे पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। यूक्रेन रूस तनाव के बीच इस शिखर सम्मेलन को बड़ा अहम माना जा रहा है। इस सम्मेलन में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। भारत में हो रहे इस बैठक से चीन और पाकिस्तान में बेचैनी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध को देखते हुए हमने एक जांच कमेटी बनाई है जो 4 मार्च तक रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतों का समाधान होगा। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाना गलत है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर कई नेताओं ने छात्रों की मांगों के समर्थन में ट्वीट भी किए।
आरआरबी की भर्ती परीक्षा और नतीजों के बाद नियम बदलने के विरोध में बिहार और यूपी में अभ्यर्थी पिछले 2-3 दिनों से बवाल कर रहे हैं। बिहार के गया में कल नाराज अभ्यर्थियों ने ट्रैक पर खड़ी एक खाली ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प भी हुई। इस बीच यूपी के प्रयागराज में लॉज में घुसकर छात्रों की बेरहमी से पिटाई के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के नौगाम चेक इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके के घर में छिपे 2 आतंकियों को घेर लिया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन अभी तक आतंकियों ने हथियार नहीं डाले हैं। सुरक्षा बलों ने लोगों से घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखने को कहा है। देश के दक्षिण के 3 राज्यों में कोरोना की बेकाबू रफ्तार बनी हुई है। बुधवार को देश में कोरोना के कुल 2,84,000 से ज्यादा नए मामले मिले, जबकि 574 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण के राज्यों की बात करें तो केरल में कल करीब 50,000 नए केस मिले, जबकि कर्नाटक में करीब 49,000 संक्रमित मिले। तमिलनाडु में करीब 30,000 नए बीमार मिले। उधर मुंबई में लगातार नए केस कम हो रहे हैं। मुंबई में कुल करीब 1900 मामले मिले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम होते देख आज होने वाली डीडीएमए की बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने के साथ साथ कई छूट देने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ आज होने वाली बैठक में वो स्कूलों को खोलने की सिफारिश करेंगे। दिल्ली में कल करीब 7,500 नए केस मिले हैं, जबकि संक्रमण दर भी 11% से नीचे आ गया है। आज एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया जाएगा। कुछ महीने पहले सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के लिए बोली लगाई गई थी, जिसमें टाटा ग्रुप ने सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ की बोली लगाकर इसे खरीद लिया था। अपने कंट्रोल में आने के बाद टाटा एयर इंडिया के कर्मचारियों को अपने वर्क कल्चर की स्पेशल ट्रेनिंग देगी। टाटा ग्रुप के पास पहले विस्तारा और एयर एशिया एयरलाइंस मौजूद है। कल देश भर में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। देश के साथ विदेशों में भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तस्वीरें आई हैं। आयरलैंड के भारतीय दूतावास में भी 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस मौके पर भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा ने भारतीय तिरंगा फहराया। आयरलैंड में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मिस वर्ल्ड रीता फारिया समेत कई गणमान्य शख्सियत मौजूद रहे। 6 फरवरी से भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा को दोनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है, जबकि कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार दोनों टीमों में शामिल किया गया है। दीपक हुड्डा को पहली बार वनडे टीम में मौका दिया गया। टीम में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की किस विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का लोगों ने विरोध किया? मुंबई में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर संग्राम हुआ और कहां तेंदुए के आतंक से गांव वाले दहशत में। हमले में 5 लोग घायल हो गए। राज्यों की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवारों और मौजूदा विधायकों के विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीजेपी विधायक संजय शर्मा के जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने उनके विरोध में नारे लगाए। गांव वालों का विरोध देख संजय शर्मा मौके से निकल गए। नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि संजय शर्मा पिछली बार जीतने के बाद कभी गाँव नहीं आए। यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से बनाए गए उम्मीदवार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बुधवार को जसवंत नगर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिवपाल ने कहा कि यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में हुए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव और LS गुप्ता के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवपाल कल जसवंत नगर से नामांकन दाखिल करेंगे। लखनऊ में कल रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। चेकिंग के दौरान हिरासत में लिए गए AIMIM के कार्यकर्ताओं की गाड़ी से चुनाव प्रचार की सामग्री के साथ बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर भी मिले हैं। पुलिस ने इन्हें कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया है। मुंबई के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने को लेकर बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले शिव सैनिकों ने भी इसका विरोध करते हुए नाम बदलने की मांग की थी। विरोध पर मुंबई के गार्जियन मंत्री असलम शेख ने कहा कि टीपू सुल्तान के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखने का प्रस्ताव बीजेपी के विधायक ने ही दिया था, तो क्या बीजेपी अपने विधायक का इस्तीफा लेगी? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हिंदू संगठन के कुछ सदस्यों ने कल गणतंत्र दिवस के मौके पर जिन्ना टावर पर जबरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की। पुलिस ने तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों में से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग कर रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने टावर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।
मुंबई के बांद्रा इलाके में कल एक 5 मंजिला इमारत के गिरने से उसमें कई लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मलबे से निकाले गए लोगों में कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि काफी पुरानी हो चुकी इस इमारत में कई हिस्सों में पहले ही दरार पड़ चुकी थी। एमपी के जबलपुर में कल गणतंत्र दिवस समारोह में परेड और झांकी के दौरान ड्रोन गिरने से 2 महिला कलाकार बुरी तरह घायल हो गए। कृषि विभाग की झांकी के दौरान आसमान में उड़ता ड्रोन अचानक आदिवासी नृत्य कर रही इंदु कुंजाम और गायत्री कुंजाम के सिर पर गिर गया। समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल खेती और कीटनाशकों का छिड़काव कैसे किया जा सकता है, ये बताया जा रहा था। एमपी के दमोह के देवरान गांव में तेंदुए के आतंक से ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन खौफ में है। तेंदुए को पकड़ने के लिए कल वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ भी थी। तेंदुए के हमले में अब तक गांव के 5 लोग घायल हो चुके हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को भी सूचित किया जा चुका है। यूपी के जालौन में उरई जेल में तैनात बंदी रक्षक और पीएससी के जवानों के बीच वर्चस्व को लेकर तनाव बढ़ गया है। कल ये तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक बंदी रक्षक ने पीएससी के जवान पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पीएससी का जवान बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया है। फायरिंग करने वाला बंदी रक्षक फिलहाल फरार है। छोटे शहर कस्बों में पाइप के जरिए कब मिलेगी रसोई गैस? क्रिप्टो करेंसी पर साहूकारों की नई तरकीब क्या? और भारत में कितना कम हुआ भ्रष्टाचार? आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखिए मनी 9। अब देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पाइप के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति होगी। बीपीसीएल और आईओसीएल के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियां मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अडानी टोटल गैस को शहरी गैस वितरण बोली के 11वें दौर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों में पाइप से रसोई गैस आपूर्ति के लिए लाइसेंस हासिल हुए हैं। देश के अमीर लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी के निवेश को विदेश में अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके से ये इन्वेस्टर्स खुद को ज्यादा सुरक्षित करने में लगे हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कोई स्पष्टता नहीं होने के बीच निवेशक अपनी क्रिप्टो संपत्ति को ऐसे देशों में ले जा रहे हैं जहां इनके लेन देन को अनुमति मिली हुई है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीपी के संयुक्त उद्यम जियो बीपी ने देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब दिल्ली के द्वारका में शुरू करने की घोषणा की है। यहां उपभोक्ताओं को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही मल्टीपल फ्यूल विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। जीएसटी अधिकारी अब टैक्स का समय पर भुगतान नहीं करने पर लगने वाले ब्याज की वसूली बगैर नोटिस कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अपना स्टे ऑर्डर वापस लेने के बाद अधिकारियों को ये शक्ति वापस मिल गई है। सीधी वसूली का मतलब ये है कि कर अधिकारियों को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया भर के आईटी सेक्टर में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ब्रांड फाइनेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोसिस और 4 अन्य भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने टॉप 25 आईटी सर्विसेज ब्रांड लिस्ट में जगह बनाई है। पूरी दुनिया में एसेंचर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर टीसीएस और तीसरे पर इन्फोसिस है। फ्यूचर रिटेल अपने 26 ऋणदाताओं को करीब 3,500 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में नाकाम रही है। इस वजह से कंपनी पर डिफॉल्टर का दाग लगने का खतरा मंडरा रहा है। कंपनी ने इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि उसके ऋणदाताओं को कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित किए जाने से रोका जाए। निजी एयरलाइन स्पाइस जेट बंद होगी या बचेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल एयरलाइन 180 करोड़ रुपए के बकाये मामले में फंसी हुई है। करीब 10 साल पहले स्पाइस जेट ने स्विट्जरलैंड की कंपनी एसआर टेक्निक्स से अपने विमानों की मेंटेनेंस करवाई थी, लेकिन स्पाइस जेट इस मेंटेनेंस के लिए तय रकम नहीं चुका पाई। सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। भारत ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में फ्लोर कवरिंग के लिए उपयोग होने वाली टाइल्स का चीन, ताइवान और वियतनाम से होने वाले सस्ते निर्यात के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने विनाइल टाइल्स के तथाकथित डंपिंग की जांच शुरू की है। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @money9live को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।
आगे बढ़ते हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच हुई बात से युद्ध का संकट टल जाएगा? अमेरिका ने रूस को सौंपे लिखित प्रस्ताव में रूस की बड़ी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन मसले पर रूस के साथ खड़े चीन ने क्यों कहा है कि अमेरिका की ओर हो सकती है उकसाने वाली कार्रवाई, और अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हथियारों की खेप में जैवलिन मिसाइल भी दी है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन पर बॉर्डर पर रूस की भारी सैन्य बल तैनाती के बाद पहली बार पेरिस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की सीधी बातचीत हुई है। इस बातचीत में फ्रांस और जर्मनी के राजनीतिक सलाहकार भी शामिल हुए। रूसी सेना के उप प्रमुख ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर सीज फायर का पालन करने को लेकर हमारी सहमति बनी है। युद्ध टालने के लिए जर्मनी और फ्रांस की पहल पर हुई बातचीत का अगला दौर 2 हफ्तों में बर्लिन में होगा। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने रूस को लिखित प्रस्ताव सौंप दिए हैं। रूस पिछले कई दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। कल मॉस्को में अमेरिकी राजदूत ने रूसी विदेश मंत्रालय में गोपनीय प्रस्ताव सौंपे। अभी अमेरिका के गोपनीय लिखित प्रस्ताव का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन का साथ नहीं देने जैसी प्रमुख मांगों को अमेरिका ने नहीं माना है। यूक्रेन पर रूस को सौंपे अमेरिकी लिखित गोपनीय प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल साफ कर दिया कि रूस की मुख्य मांगें उन्हें मंजूर नहीं है। ब्लिंकन ने कहा कि हमने ये अपने लिखित प्रस्ताव में भी बता दिया है। इसके साथ ही ब्लिंकन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने और रूस के पड़ोसी देशों के क्षेत्र में नाटो की सैन्य तैनाती को वापस करने की रूस की मांग अमेरिका कभी नहीं मानेगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध को टालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। अमेरिका ने कल यूक्रेन को 300 जैवलिन मिसाइल दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका हथियारों की 2 बड़ी खेप यूक्रेन पहुंचा चुका है। इस बीच रूस ने कहा कि अमेरिका ने अगर पुतिन पर कोई प्रतिबंध लगाया तो ये अमेरिका के लिए भी राजनीतिक रूप से विनाशकारी होगा। यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूसी सैनिकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो यूक्रेन पर निर्णायक युद्ध कर सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की संख्या इतनी है कि वो किसी भी समय उन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैन्य हमले से यूक्रेन को परास्त नहीं किया जा सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।